नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं आस्था जोशी एएसपी कोचिंग जयपुर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत करती हूँ। आज अपन पढ़ेंगे मोल्टिंग के बारे में कि मोल्टिंग क्या होती है, इंसेक्ट्स में होती है, कैसे होती है, उसका और दूसरा क्या नाम है। सबसे पहले आप ये डायग्राम देखिए। यहाँ पे ये एक इंसेक्ट है और इसने अपनी जो स्किन थी, जो इसकी त्वचा थी ऊपर की, उसको इसने झाड़ दिया, त्याग दिया, छोड़ दिया। इसी को इंग्लिश में बोलते हैं मोल्टिंग। इंसेक्ट्स में साइंटिफिक नाम जो है इसका वो है मोल्टिंग। मतलब ये कोई भी इंसेक्ट अपनी जो बाहरी त्वचा होगी, जो स्किन होगी, उसको छोड़ देगा, उसको निकाल देगा। ये देखिए यहाँ पे इसने ये स्किन जो है निकाल रखी है। ऊपर वाले डायग्राम में भी इस पूरे ये जो इंसेक्ट है इसने अपनी पूरी स्किन यहाँ पे नीचे शेड कर रखी है। ठीक है, अब अपन पढ़ते हैं कि मोल्टिंग का दूसरा नाम क्या होता है। एक्डाइसिस होता है। यहाँ पे ये वर्ड एक्डाइसिस लिखा हुआ है, एक्डाइसिस। इसी का मोल्टिंग का ही दूसरा नाम एक्डाइसिस है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ मोल्टिंग। स्किन को निकालना, अपनी स्किन को इंसेक्ट्स निकाल देते हैं, शेड कर देते हैं, त्वचा को त्याग देते हैं, उसी को मोल्टिंग बोलते हैं और उसी का दूसरा नाम एक्डाइसिस भी है। ठीक है, अब ये क्या होता है? पीरियोडिकल प्रोसेस। पीरियोडिकल मतलब विद टाइम, टाइम टू टाइम। जरूरी नहीं है कि है ना 5 दिन लगातार करेगा या 10 दिन लगातार वो अपनी स्किन शेड करता रहेगा। ठीक है, किसी इंसेक्ट ने फर्स्ट मंथ में अपनी स्किन शेड की, उसके बाद वो 5th मंथ में भी शेड कर सकता है, वो 7th मंथ जो है उसकी लाइफ का, उसमें भी शेड कर सकता है। इसलिए इसको पीरियोडिकल प्रोसेस बोला है। मतलब टाइम टू टाइम ये होती है, कभी भी नहीं हो जाती, विद टाइम ये होती है। ऑफ शेडिंग, शेडिंग का मतलब होता है झाड़ना। द ओल्ड, ओल्ड मतलब पुरानी। क्यूटिकल, क्यूटिकल मतलब स्किन। पीरियोडिकल प्रोसेस मतलब टाइम के साथ होगी। क्या होगी? शेड कर देंगे, झाड़ देंगे अपनी पुरानी क्यूटिकल को इंसेक्ट्स। अकम्पेनाइड बाय, मतलब अकम्पेनाइड वर्ड का मतलब होता है उसी के साथ। ठीक है, जैसे ही इंसेक्ट अपनी स्किन को झाड़ेगा, छोड़ेगा, उसके तुरंत बाद, अकम्पेनाइड का मतलब उसके जस्ट बाद में फॉर्मेशन हो जाएगी, मतलब न्यू क्यूटिकल बन जाएगी। फॉर्मेशन का मतलब होता है बनना। फॉर्मेशन ऑफ न्यू क्यूटिकल इज नोन एज मोल्टिंग और एक्डाइसिस। सेम वर्ड्स यहाँ पे भी आ गए। ठीक है, तो मोल्टिंग और एक्डाइसिस क्या हुई? कोई भी इंसेक्ट जो है वो अपनी पुरानी क्यूटिकल को तो झाड़ देगा, उसके तुरंत बाद उसकी नई क्यूटिकल, क्यूटिकल का मतलब होता है स्किन। जब अभी मैं आपको इंसेक्ट इंटेग्यूमेंट्स पढ़ाऊंगी तब मैं आपको क्यूटिकल के बारे में भी पढ़ाऊंगी, लेकिन अभी क्यूटिकल का मतलब क्या होता है? स्किन होता है। तो इंसेक्ट्स अपनी पुरानी स्किन को तो झाड़ देंगे और नई स्किन उनमें बनने लग जाएगी। इस प्रोसेस का नाम होता है मोल्टिंग और एक्डाइसिस। ये पीरियोडिकल प्रोसेस है, मतलब टाइम के साथ होती है ना। कभी किसी इंसेक्ट में 5th मंथ में होती है, किसी इंसेक्ट में 7th मंथ में होती है। टाइम फिक्स होता है, उसी टाइम पीरियड में होती है, कभी भी नहीं होती। द क्यूटिक्युलर पार्ट्स डिस्कार्डेड ड्यूरिंग मोल्टिंग इज नोन एज एक्सयूविया। एक्सयूविया क्या है? जो त्यागी हुई स्किन होती है ना, ये डायग्राम में बताती हूँ मैं आपको। ये एक्सयूविया है, ये पूरी एक्सयूविया है। ये जो इसने शेड कर दी अपनी स्किन, इसी का दूसरा नाम क्या है? ये जो शेडेड स्किन है इसी का दूसरा नाम है एक्सयूविया। ठीक है, जैसे स्नेक्स होते हैं वो अपनी स्किन को झाड़ देते हैं, तो स्नेक तो आगे चला जाता है पर उसकी झड़ी हुई स्किन जो होती है वो बाहर रह जाती है। वो जो झड़ी हुई स्किन जो बाहर रह जाती है उसी का नाम, उसी का साइंटिफिक नाम साइंटिस्ट ने क्या रख दिया? एक्सयूविया रख दिया। जैसे ये इंसेक्ट है, इसने अपनी स्किन को यहाँ पे झाड़ दिया, त्याग दिया अपनी स्किन को, इसी का साइंटिफिक नाम क्या हो गया? एक्सयूविया हो गया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस आते हैं इस पे कि डिस्कार्डेड स्किन। डिस्कार्डेड का मतलब क्या होता है? फेंकी हुई। डिस्कार्ड कर देना मतलब फेंक देना, किसी काम का नहीं है, वेस्टेज है। तो इंसेक्ट के लिए भी वो स्किन वेस्ट ही है एक तरीके से, वो उसको फेंक देता है। तो क्यूटिक्युलर पार्ट, क्यूटिकल का मतलब मैंने आपको बताया था स्किन, स्किन ही शेड कर रहा है तो क्यूटिकल का ही पार्ट हुआ ना। क्यूटिकल भी तो स्किन का ही पार्ट है।
स्किन ही क्यूटिकल होती है बेसिकली, और क्यूटिकुलर पार्ट मतलब उसके ऊपर वाला जो पार्ट है उसको उसने शेड कर दिया, डिस्कार्ड कर दिया ड्यूरिंग मोल्टिंग। उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सयूविया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसका टेक्निकल टर्म क्या है? एक्सयूविया। नेक्स्ट, मोल्टिंग अकर्स मैनी टाइम्स, मतलब ये कि मोल्टिंग जो है एक इंसेक्ट में कई बार होती है। ज़रूरी नहीं है कि एक इंसेक्ट में एक बार ही होगी उसकी पूरी लाइफ साइकिल में। मोल्टिंग जो है, इंसेक्ट जो है अपनी स्किन को अपनी पूरी लाइफ साइकिल में कई बार त्यागता है। तो मोल्टिंग अकर्स मैनी टाइम्स इन एन इंसेक्ट ड्यूरिंग द इमेच्योर स्टेजेस। इमेच्योर स्टेजेस कल मैंने आपको बताया था कि जो इंसेक्ट है वो मूव करता है बाय एग, अंडा, देन लार्वा, देन प्यूपा एंड देन अडल्ट। यही बताई थी ना मैंने आपको 4 स्टेजेस। तो इंसेक्ट क्या होता करता है, मोल्टिंग क्यों करता है? मोल्टिंग ग्रो करने के लिए करता है। जैसे कोई इंसेक्ट लार्वल पीरियड में है, लार्वा है वो, है ना, तो वो मोल्टिंग करेगा, मतलब वो अपनी स्किन को शेड कर देगा और जो नई स्किन उसकी बनेगी ना वो प्यूपल स्टेज की बनेगी। ठीक है, फिर सपोज उसने प्यूपल स्टेज में अपनी स्किन को शेड कर दिया, मोल्टिंग कर ली दोबारा से, फिर वो अडल्ट स्टेज में आ जाएगा। जैसे जैसे मोल्टिंग होती जाती है इंसेक्ट्स में वैसे वैसे वो बड़े होते जाते हैं। ठीक है, जब वो कंप्लीटली अडल्ट बन जाते हैं, अडल्ट का मतलब बड़ा हो जाना, मैच्योर हो जाना। जब हम ह्यूमन बींग्स में भी जो अडल्ट होता है उसको हम मैच्योर मानते हैं। ठीक है, और जो छोटे होते हैं, जो अडल्ट नहीं होते, उन्हें हम इमेच्योर बोलते हैं। तो मोल्टिंग जो है मैनी टाइम्स मतलब कई बार होती है इंसेक्ट में ड्यूरिंग इमेच्योर स्टेजेस। ये जो 2 स्टेजेस हैं ना, ये इमेच्योर स्टेजेस हैं, इन्हीं में मोल्टिंग होगी। अगर लार्वा है तो वो मोल्ट करेगा प्यूपा बनने के लिए, प्यूपा है देन वो अगेन मोल्ट करेगा अडल्ट बनने के लिए। पर अडल्ट लास्ट स्टेज होती है, यहाँ पे लास्ट स्टेज में कोई मोल्टिंग नहीं होगी क्योंकि इसके बाद कोई स्टेज ही नहीं है। इंसेक्ट ग्रो करने के लिए ही तो मोल्टिंग करता है। जब वो अडल्ट ही बन गया, जब वो सबसे बड़ा बन गया, मैच्योर हो गया, तो फिर वो मोल्टिंग क्यों करेगा? इसलिए अडल्ट स्टेज में कोई मोल्टिंग नहीं होती है, लार्वल एंड प्यूपल स्टेज में ही मोल्टिंग होती है, क्योंकि ये 2 स्टेजेस जो होती हैं ये इमैच्योर स्टेजेस होती हैं। मैच्योरिटी को गेन करने के लिए, अडल्ट बनने के लिए जो होती है मोल्टिंग, वो इंसेक्ट्स करते हैं। देखिए यहाँ पे भी लिखा हुआ है बिफोर अटेनिंग द अडल्टहुड। बिफोर मतलब पहले, ठीक है, अडल्टहुड गेन करने से पहले इंसेक्ट मोल्टिंग करता है। बिफोर मतलब पहले, अटेनिंग मतलब पाना, द अडल्टहुड, अडल्टहुड मतलब बड़ा हो जाना, जब कम्प्लीटली वो इंसेक्ट ग्रो हो चुका होता है, अपनी लास्ट स्टेज जो होती है उसकी लाइफ की उसमें होता है, तब वो मोल्टिंग नहीं करता है। नेक्स्ट है द टाइम इंटरवल बिटवीन 2 सब्सिक्वेंट मोल्टिंग। ठीक है, इसको मैं आपको बताती हूँ। जो टाइम इंटरवल इसमें ऐसे लिखा हुआ है कि सपोज कीजिए आप कि एक इंसेक्ट ने F1 स्टेज में मोल्टिंग की। सपोज कीजिए एक इंसेक्ट ने F1 स्टेज में मोल्टिंग की। ठीक है, एक इंसेक्ट ने उसी इंसेक्ट ने दोबारा से F2 स्टेज में मोल्टिंग की। 4 महीने बाद आई वो स्टेज। फिर दोबारा से तीसरी बार उसने F3 स्टेज में मोल्टिंग की। सपोज कीजिए 5 महीने बाद आई वो स्टेज। ठीक है, ये जो थी वो तो 4 महीने बाद आई, ये जो थी वो 5 महीने बाद आई, और ये F4 दोबारा की उसने, ये 6 महीने बाद आई। ठीक है, अभी हम ये बात नहीं कर रहे कि वो लार्वा था या प्यूपा था, अभी ये बात नहीं हो रही। कोई भी इंसेक्ट है उसने पहली मोल्टिंग F1 की, सपोज कर लीजिए, दूसरी F2 की, ये भी सपोज कीजिए, तीसरी F3 और चौथी F4 की, और इनकी मोल्टिंग के बीच में गैप था। पहली में 4 महीने का था, दूसरी में 5 महीने का, और तीसरी में 6 महीने का गैप था। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि टाइम इंटरवल बिटवीन द 2 सब्सिक्वेंट मोल्टिंग, उसको हम बोलते हैं स्टेडियम। मतलब ये कि ये मोल्टिंग और ये मोल्टिंग जो 2 सब्सिक्वेंट का मतलब इसके बाद जो आई, इस F1 मोल्टिंग के बाद जो F2 मोल्टिंग आई, इनके बीच का जो टाइम इंटरवल था उसका टेक्निकल टर्म क्या है? स्टेडियम है। टेक्निकल टर्म क्या है? स्टेडियम है। ऐसे ही F2 मोल्टिंग के बाद जो F3 मोल्टिंग आई, उसमें जो टाइम इंटरवल था वो 5 मंथ्स का था।
तो इसी टाइम इंटरवल का क्या नाम दे दिया साइंटिस्ट ने? स्टेडियम नाम दे दिया। ठीक है, मैं दोबारा से बताती हूँ आपको। कोई इंसेक्ट उसने F1 स्टेज में मोल्टिंग की, ठीक है, उसके बाद उसने F2 स्टेज में मोल्टिंग की, उसके बाद उसने F3 में की। मैंने बताया था इंसेक्ट कितनी भी मोल्टिंग कर सकता है, ज़रूरी नहीं है वो एक ही मोल्टिंग करे। सपोज किसी इंसेक्ट ने 4 बार मोल्टिंग की, ठीक है, और चारों में 4 महीने का उसने गैप दिया। यहाँ से यहाँ भी 4 महीने का दिया, यहाँ से यहाँ भी 4 महीने का दिया, और F3 से F4 में भी उसने 4 महीने का गैप दिया। तो ये जो 4 महीने का जो टाइम गैप बना, इसी का नाम होता है, टेक्निकल टर्म, साइंटिफिक टर्म इसकी होती है स्टेडियम। ये जो 4 महीने का गैप बना, इसी का नाम क्या हो गया? स्टेडियम हो गया। द टाइम इंटरवल बिटवीन टू सब्सिक्वेंट मोल्टिंग, उसको बोलते हैं स्टेडियम। एंड द फॉर्म assumed by the insect in any stadium is called as instar। मतलब ये कि F1 से F2 में गया, 4 महीने लगे, उसका नाम हमने स्टेडियम रख दिया। और जो फॉर्म मतलब जो परिवर्तन उसमें हुआ, जो परिवर्तित दिखा, वो उसका नाम टेक्निकल, उसका साइंटिफिक टर्म क्या है? इंस्टार। ठीक है, तो F4 तो एक इंस्टार है, F4 का साइंटिफिक टर्म क्या हो गया? इंस्टार। और F3 से F4 में जाने के लिए जो 4 महीने लगे, उसका साइंटिफिक टर्म क्या हो गया? स्टेडियम। ठीक है, F4 तो इंस्टार है, F4 जो है, जो बनने मोल्टिंग होने के बाद जो इंसेक्ट हमें मिला, जो हमें वो दिखा, वो तो इंस्टार है, लेकिन F3 से F4 में जाने के लिए जो टाइम लगा उसको 4 मंथ्स का, वो स्टेडियम है। ठीक है, ये था कुछ जनरल टर्म्स। देखिए यहाँ पे इंस्टार लिखा हुआ है। द टाइम इंटरवल बिटवीन टू सब्सिक्वेंट मोल्टिंग, जो टाइम इंटरवल था, सपोज 4 महीने का हुआ या 5 महीने का हुआ या साल भर का भी हो सकता है, उसको हमने क्या नाम दे दिया? स्टेडियम नाम दे दिया। और जिस मोल्ट होने के बाद वो जिस फॉर्म में आया, सपोज F1 से F2 में मोल्ट किया, ठीक है, तो जो F2 होगा उसको हम क्या बोलेंगे? इंस्टार बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इंस्टार बोलेंगे। नेक्स्ट हुआ है स्टेप्स इन मोल्टिंग। ठीक है, स्टेप्स क्या होते हैं मोल्टिंग में? कैसे इंसेक्ट जो है वो मोल्टिंग करता है, कैसे, किस तरह से, क्या परिवर्तन उसमें होते हैं। जो इंसेक्ट अपनी स्किन को झाड़ देता है, त्याग देता है, उसमें क्या होता है? सबसे पहले बिहेवियरल चेंजेस। बिहेवियर का मतलब होता है कि सराउंडिंग्स को वो किस तरह से रिस्पॉन्ड करता है। ठीक है, कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो सराउंडिंग्स को कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है, वही उसका बिहेवियर होता है। सराउंडिंग्स मतलब उसके आसपास की चीज़ों को वो कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है, कैसे उनका जो है रिएक्शन वो दे रहा है, उसी को बोलते हैं बिहेवियर चेंजेस। क्या होता है इसमें? लार्वा स्टॉप्स फीडिंग, खाना खाना बंद कर देता है। जो लार्वा होता है, एग के बाद लार्वा आता है, लार्वा जो होता है वो खाना खाना बंद कर देता है एंड बिकम इनएक्टिव। इनएक्टिव मतलब कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करता वो, ठीक है, ज़्यादा मूवमेंट नहीं करता, ज़्यादा लोकोमोशन वो नहीं करता है, खाना खाना बंद कर देता है और एक ही जगह पे जहाँ पे वो बैठा है वहीं पे वो बैठा रहेगा इंसेक्ट। तो ये उसका बिहेवियर चेंज है। दूसरा है चेंज इन एपिडर्मिस। एपिडर्मिस क्या होती है? त्वचा, स्किन। ठीक है, अब वो अगर स्किन को ही शेड कर रहा है तो उस स्किन में भी तो कोई चेंजेस होंगे। अब वो क्या होंगे? इन द एपिडर्मिस सेल साइज, इट्स एक्टिविटी, प्रोटीन कंटेंट, एंजाइम लेवल इंक्रीजेस। मतलब ये कि एपिडर्मिस के अंदर क्या होता है? एपिडर्मिस के अंदर उसका जो सेल का साइज होता है, देखिए सेल का साइज, सेल आपको पता ही है, ठीक है, उसका साइज यानी कि जो साइज है वो बड़ा हो जाता है सेल का। इट्स एक्टिविटी, सेल की जो एक्टिविटी होती है वो भी बढ़ जाती है, ठीक है। और प्रोटीन कंटेंट जो है, प्रोटीन प्रेजेंट होता है ना सेल में, वो प्रोटीन कंटेंट भी बढ़ जाता है। और एंजाइम लेवल, कितने एंजाइम्स होते हैं हमारी बॉडी में आपको पता ही है, वो हमारी क्या इंसेक्ट्स की बॉडी में, सॉरी, तो वो एंजाइम लेवल भी बढ़ जाता है।
जब इंसेक्ट को मोल्टिंग करनी होती है तो बिहेवियर चेंजेस तो ये थे कि वो इनएक्टिव हो जाता है और खाना खाना बंद कर देता है। एपिडर्मिस में क्या चेंज होंगे, उसका जो सेल हो है एपिडर्मिस का, त्वचा के जो सेल्स हैं उनका साइज बढ़ने लग जाता है, उनके अंदर प्रोटीन कंटेंट जो है वो बढ़ने लग जाता है और एंजाइम लेवल भी इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट है cells divide mitotically and increase the tension which results in loosening of cells of cuticle। अब क्या होता है कि सेल्स जो होते हैं ना वो माइटोटिकली, मियोसिस जो होता है वो रिडक्शन डिवीजन होता है, मतलब उसमें सेल कम बनते हैं लास्ट में, और माइटोसिस में जस्ट डबल होता रहता है। तो सेल्स जो हैं वो जस्ट डबली डिवाइड करने लग जाते हैं बहुत फास्ट स्पीड से, और उनमें जो टेंशन होती है, टेंशन मतलब खिंचाव, टेंशन का मतलब क्या होता है, खिंचाव होता है। सेल्स के अंदर खिंचाव होना शुरू हो जाता है, जो इंसेक्ट है उसकी एपिडर्मिस मतलब उसकी त्वचा के अंदर खिंचाव होना शुरू हो जाता है। अब आप किसी चीज़ को खींचेंगे तो वो लूज ही होगी, विच रिजल्ट्स इन लूजनिंग। लूजनिंग मतलब होता है ढीला हो जाना। खिंचाव होने की वजह से उनकी जो स्किन होती है वो ढीली पड़ जाती है। सेल्स ऑफ क्यूटिकल, क्यूटिकल मतलब ऊपर वाली लेयर, ठीक है। इंसेक्ट के अंदर मोल्टिंग के टाइम पे सेल्स जो हैं वो जल्दी जल्दी माइटोसिस, जल्दी जल्दी अपना नंबर जो है वो इंक्रीज़ करते रहते हैं, उनमें प्रोटीन कंटेंट भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, एंजाइम लेवल भी जो है उनका काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। इसकी वजह से क्या होता है, उनकी जो क्यूटिकल होती है खिंचाव की वजह से, टेंशन की वजह से लूज हो जाती है, विच जो कि उनकी मोल्टिंग में ही हेल्पफुल होती है। तीसरा पॉइंट है एपोलाइसिस। हमने एक्डाइसिस पढ़ा, यहाँ पे दूसरा है एपोलाइसिस। ये दोनों बहुत ज़्यादा सिमिलर हैं और बहुत कंफ्यूजिंग रहते हैं। तो एपोलाइसिस क्या होता है, डिटैचमेंट ऑफ क्यूटिकल फ्रॉम एपिडर्मिस, ठीक है। एपोलाइसिस का हिंदी में मतलब होता है पपड़ी आ जाना, पपड़ जाना। स्किन जो है, जो त्वचा है उसमें पपड़ी आ जाएगी, कंप्लीटली नहीं हटेगी वो स्किन, पर स्किन पपड़ जाएगी, ठीक है। और एक्डाइसिस जो है, मोल्टिंग में क्या हुआ कि स्किन कंप्लीटली उसकी बॉडी से निकल गई। एपोलाइसिस में क्या हुआ, स्किन में सिर्फ पपड़ी आई, ठीक है, स्किन हल्की हल्की डिटैच हुई बॉडी पे से, ठीक है। एपोलाइसिस में क्या हुआ, स्किन पे सिर्फ एक पपड़ी बनी, ठीक है। डिटैच होना मतलब हल्का हल्का सा हटना, पपड़ी आना क्यूटिकल की फ्रॉम द एपिडर्मिस, वो तो है एपोलाइसिस। और एक्डाइसिस क्या था, एक्डाइसिस यानी मोल्टिंग, कंप्लीटली जो स्किन थी वो इंसेक्ट की बॉडी ने छोड़ दी, मतलब निकल गई, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ सब क्यूटिकुलर स्पेस, सब क्यूटिकल मतलब क्यूटिकल सबसे ऊपर होता है, और सब क्यूटिकल मतलब उसके नीचे। लूज होना मैंने आपको ऊपर बताया ही था, ठीक है। तो लूज होएगा तो स्पेस भी बनेगा। जब कोई चीज़ ढीली होएगी, स्किन ढीली होएगी, हमारे सेल्स अलग अलग जम जाएंगे, तो उनमें स्पेस भी बनना शुरू होगा। तो यही है फॉर्मेशन ऑफ सब क्यूटिकुलर स्पेस, क्यूटिकल के नीचे वाली जो सब क्यूटिकल है उसके अंदर स्पेस बनना शुरू हो जाता है। सीक्रेशन ऑफ मोल्टिंग जेल, ठीक है। मोल्टिंग जेल एक जेल होती है जो कि सीक्रेट होने लग जाती है जब इंसेक्ट को मोल्टिंग करनी होती है, इन द सब क्यूटिकुलर स्पेस विच इज़ रिच विद काइटिनेज एंड प्रोटीएज। ये दो एंजाइम है। ऊपर अपन ने पढ़ा था कि एंजाइम लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाता है, तो ये वो दो एंजाइम है, काइटिनेज एंड प्रोटीएज, जिनका की सीक्रेशन लेवल जो है वो बढ़ जाता है। तो क्या हुआ, मोल्टिंग जेल बनना शुरू हो गई, और काइटिनेज और प्रोटीएज जो दो एंजाइम्स हैं इनका लेवल इंक्रीज हो गया। तो ये सब क्या थे, चेंजेस थे, ठीक है। ये सब हमने जो पढ़े, ये हमने चेंजेस पढ़े कि इंसेक्ट जो है जब उसको मोल्टिंग करनी होती है तब उसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं। 6 पॉइंट है न्यू एपिक्यूटिकल फॉर्मेशन, ठीक है। नई, हमने पढ़ा था मोल्टिंग होती है कि पुरानी क्यूटिकल को तो वो झाड़ देगा और नई क्यूटिकल उस पर बनने लग जाएगी। तो क्या हुआ, न्यू एपिक्यूटिकल, एपी मतलब ऊपर, ठीक है, और क्यूटिकल यानी स्किन, यानी नई एपिक्यूटिकल बनने लग जाती है। क्यूटिकुलिन लेयर इज लेड ओवर द एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के ऊपर क्यूटिकुलिन लेयर जो है वो बनने लग जाती है, इसलिए इसका नाम दे दिया न्यू एपिक्यूटिकल फॉर्मेशन।
ठीक है। फिर है प्रोक्यूटिकल फॉर्मेशन। देखिए अभी जब हम इंसेक्ट इंटेग्यूमेंट्स पढ़ेंगे इसके नेक्स्ट वाली क्लास में, या फिर अगर कंप्लीट हो जाता है तो इसी क्लास में कंटिन्यू करेंगे कि एपिक्यूटिकल और प्रोक्यूटिकल जो है ये इंसेक्ट की स्किन का पार्ट है। ठीक है, अभी आप सिर्फ इतना देखेंगे कि नई एपिक्यूटिकल बनती है, मतलब इन दोनों टर्म्स का मतलब है कि स्किन जो है वो दोबारा से नई बनने लग जाती है। प्रोक्यूटिकल क्या होती है या एपिक्यूटिकल क्या होती है, ये जब मैं इंटेग्यूमेंट पढ़ाऊंगी तब आपको बताऊंगी, लेकिन अभी के लिए ये दोनों क्या होती हैं, स्किन का पार्ट है। ठीक है, त्वचा का पार्ट है ये। एक्टिवेशन ऑफ मोल्टिंग जेल। मोल्टिंग जेल अभी हमने पढ़ा है कि मोल्टिंग जेल जो है रिच इन एंजाइम्स बनने लग जाती है जब इंसेक्ट को क्या करनी होती है, मोल्टिंग करनी होती है। तो ये सारे क्या थे, चेंजेस थे जब इंसेक्ट को मोल्टिंग करनी होती है। वैक्स लेयर, इंसेक्ट में क्या होता है, वैक्स होता है एक, ठीक है, तो वैक्स की जो लेयर होती है वो भी बनने लग जाती है। जब इंसेक्ट अपनी स्किन को त्याग देता है, छोड़ देता है, तो उसके बाद नई स्किन जो है उसके ऊपर बनने लग जाती है, वैक्स लेयर बनने लग जाती है, सीमेंट लेयर भी बनने लग जाती है। ये लेयर्स हैं स्किन की। ठीक है, हमें इनको डीप स्टडी नहीं करना है, ये जस्ट लेयर्स हैं स्किन की। ठीक है, वैक्स लेयर भी एक लेयर है स्किन की और सीमेंट लेयर भी एक लेयर है स्किन की। मोल्टिंग, इसके अब मोल्टिंग जो प्रोसेस है, ठीक है, इसके अंदर दो प्रोसेस होते हैं। मैंने आपको बताया था, एक होता है एपोलाइसिस, दूसरा होता है एक्डाइसिस। ये वही है। ठीक है, पहला है रप्चरिंग ऑफ ओल्ड क्यूटिकल। रप्चर, कोई जहाँ पे भी वर्ड रप्चर लिखा हुआ आ जाता है ना, रप्चर का मतलब होता है फट जाना। तो इसका हम एक और टर्म कह दे सकते हैं कि ये होती है एपोलाइसिस। रप्चरिंग का मतलब होता है फट जाना, इसका साइंटिफिक टर्म क्या होता है, एपोलाइसिस होता है। ठीक है, और डिटैचमेंट, डिटैचमेंट यानी कि स्किन जो है वो कंप्लीटली जो रिमूवल हो जाएगा ना स्किन का, उसको हम नाम दे देंगे मोल्टिंग या एक्डाइसिस। लेकिन अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, रप्चर, मतलब स्किन फटना शुरू हो रही है, तो उसका साइंटिफिक टर्म हम एपोलाइसिस भी दे सकते हैं। इंसेक्ट इंक्रीजेज इट्स बॉडी वॉल्यूम। बॉडी वॉल्यूम मतलब इंसेक्ट जो है वो साइज में बड़ा हो जाता है, अपनी बॉडी की जो वॉल्यूम होता है, जो उसका साइज होता है, उसको बढ़ा कर लेता है थ्रू इनटेक ऑफ एयर एंड वाटर। हवा और पानी के इनटेक करने के बाद इंसेक्ट का जो साइज होता है वो अपने आप उसको बड़ा कर लेता है, विच इन्हेंसेस द ब्लड फ्लो। उसकी साइज बड़ा करने की वजह से क्या होता है, जो ब्लड होता है उसके अंदर, उसका जो फ्लो होता है ना, ब्लड प्रेशर जो होता है, जिसको हम ह्यूमन बींग्स के टर्म में कहते हैं, तो उसका साइज इंक्रीज करने की वजह से क्या होता है, ब्लड का जो फ्लो होता है वो बढ़ जाता है। ठीक है, हेड से लेकर थोरैक्स तक जो ब्लड का फ्लो होता है उसकी स्पीड जो होती है वो बढ़ जाती है। थोरैक्स देयर बाय ओल्ड क्यूटिकल रप्चर्स, और उससे क्या होता है, जो ओल्ड क्यूटिकल होती है, ब्लड फ्लो की वजह से जो पुरानी क्यूटिकल होती है वो फट जाती है। ठीक है, ऑल्सो प्री डिटरमाइंड लाइन ऑफ वीकनेस नोन एज एक्डाइजियल लाइन। एक्डाइजियल लाइन क्या होती है, स्किन जो होती है ना, इंसेक्ट की जो स्किन होती है उनमें ऐसी ऐसी लाइंस बनने लग जाती हैं जब वो त्यागने वाला होता है। रप्चर मतलब कोई भी चीज़ फटेगी तो उसमें कुछ लाइंस तो बनेंगी ना, इन्हीं लाइंस का नाम होता है एक्डाइजियल लाइन। यहाँ पे आपको सिर्फ ये हेडिंग याद करनी है कि रप्चरिंग ऑफ ओल्ड क्यूटिकल, सबसे पहले जो पुरानी क्यूटिकल होगी वो फट जाएगी। कैसे फटेगी, ब्लड के काफ़ी ज़्यादा हाई जब रहेगा ब्लड का फ्लो, ब्लड प्रेशर जब बहुत ज़्यादा हाई रहेगा तो पुरानी क्यूटिकल जो होगी वो फट जाएगी। इसका साइंटिफिक नेम है एपोलाइसिस। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, जो दूसरी प्रोसेस होती है वो क्या होती है, रिमूवल ऑफ ओल्ड क्यूटिकल। वहाँ पे हमने जो पढ़ा था वो था रप्चरिंग। रप्चरिंग का मतलब था फट जाना। दूसरा जो हम पढ़ रहे हैं वो रिमूवल है। ठीक है, मैंने आपको बताया था मोल्टिंग के दो स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप होता है एपोलाइसिस, ठीक है, मतलब रप्चर हो जाना, फट जाएगी हमारी ओल्ड क्यूटिकल। और दूसरा स्टेप है रिमूवल। रिमूवल यानी कि वो कंप्लीटली इंसेक्ट की त्वचा को छोड़ देगी, इंसेक्ट की त्वचा को छोड़ के साइड में हो जाएगी। रिमूवल ऑफ ओल्ड क्यूटिकल। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, देखिए ये मूवमेंट हमने बायोलॉजी में भी पढ़ा है। ये मूवमेंट क्या होता है, जब हम खाने को अपने गले से
अपने स्टमक में उतारते हैं, जो हम च्यूइंग करते हैं, उसके बाद जो हम खाने को गटकते हैं, स्वॉलो करते हैं ना, तो यहाँ हमारी गर्दन में जो मूवमेंट होता है ना, उस मूवमेंट का साइंटिफिक नाम है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। तो इंसेक्ट में भी वो धीरे धीरे हल्का हल्का पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता रहता है। उसी की वजह से इंसेक्ट जो है अपनी जो पुरानी क्यूटिकल है उसको शेड कर पाता है। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट आप लोग समझ गए। हम जब खाना स्वालो करते हैं तो गर्दन से हमारा खाना हमारे स्टमक में जाता है, तो हमारे गर्दन में जो मूवमेंट होता है, या आपने कभी किडनी को वर्क करते हुए देखा होगा, वो ऐसे 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 हिलती रहती है, वर्क करती रहती है, उसी मूवमेंट का नाम होता है, साइंटिफिक नेम उसका क्या है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ऑफ बॉडी एंड लुब्रिकेंट एक्शन ऑफ मोल्टिंग फ्लूइड। लुब्रिकेंट का मतलब क्या हुआ, कोई भी चीज़ जो कि फ्रिक्शन घिसाव को कम करे उसका क्या नाम होता है, लुब्रिकेंट होता है। ऑफ मोल्टिंग फ्लूइड हेल्प्स इन द रिमूवल ऑफ ओल्ड क्यूटिकल। ठीक है, यहाँ हमें इतना ही ध्यान रखना है कि पहला होता है एपोलाइसिस, उसमें स्किन जो है वो रप्चर हो जाती है, फट जाती है। ठीक है, पहला होता है मोल्टिंग में पहला स्टेप होता है एपोलाइसिस, उसमें क्या होती है, स्किन जो है वो फट जाती है, जिसका नाम होता है एपोलाइसिस। दूसरा होता है कंप्लीट रिमूवल, उसका क्या नाम होता है, एक्डाइसिस और मोल्टिंग। मोल्टिंग के ये दो ही स्टेप्स होते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कंट्रोल ऑफ मोल्टिंग। मोल्टिंग कैसे कंट्रोल होती है। ठीक है, कंट्रोल मतलब कोई भी चीज़ का इंक्रीज, बढ़ाव या फिर उसका कम होना, कैसे उसको हम कंट्रोल करते हैं। ठीक है, कंट्रोल का मतलब इंक्रीज और डिक्रीज दोनों होता है। किसी चीज़ को बॉडी हमारी जो है वो कंट्रोल्ड रहती है। ठीक है, हार्मोन्स के थ्रू कंट्रोल रहती है कि कब कौन सी चीज़ ज़्यादा करनी है, कब कौन सा हार्मोन ज़्यादा सीक्रेट करना है, कब कौन सा हार्मोन कम सीक्रेट करना है, वही है कंट्रोल ऑफ मोल्टिंग। पहला पॉइंट है इट इज़ कंट्रोल्ड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड लाइक प्रोथोरेसिक ग्लैंड। ठीक है, मोल्टिंग जो है एक ग्लैंड होता है जिसका क्या नाम होता है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, जो कि इंसेक्ट की बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, लाइक प्रोथोरेसिक ग्लैंड विच सीक्रेट्स मोल्टिंग हार्मोन। प्रोथोरेसिक ग्लैंड, इसका देखिए आप ऐसे याद रखेंगे, प्रोथोरेसिक ग्लैंड जो कि सीक्रेट करती है मोल्टिंग हार्मोन। ठीक है, मोल्टिंग हार्मोन का क्या नाम होता है, एक्डाइजोन। ठीक है, मोल्टिंग हार्मोन का क्या नाम होता है, एक्डाइजोन नाम होता है मोल्टिंग हार्मोन का। मोल्टिंग हार्मोन का क्या नाम होता है, एक्डाइजोन नाम होता है। प्रोथोरेसिक ग्लैंड, ठीक है, इंसेक्ट में एक ग्लैंड होती है प्रोथोरेसिक ग्लैंड, उसका नाम है, वो क्या सीक्रेट करती है, मोल्टिंग हार्मोन को सीक्रेट करती है, जिसकी वजह से इंसेक्ट के अंदर मोल्टिंग होती है, और वो मोल्टिंग हार्मोन का नाम क्या होता है, एक्डाइजोन होता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्डाइसिस और एक्डाइजोन में हम बहुत कंफ्यूज होते हैं कि एक्डाइसिस क्या होती है और एक्डाइजोन क्या होता है। एक्डाइसिस तो मोल्टिंग का नाम है और एक्डाइजोन मोल्टिंग हार्मोन का नाम है। ठीक है, जो हार्मोन मोल्टिंग करवाता है उसका क्या नाम है, एक्डाइजोन। एक्डाइजोन क्या है, मोल्टिंग हार्मोन है। कौन सी ग्लैंड इसको सीक्रेट करती है, प्रोथोरेसिक ग्लैंड है जो इसको सीक्रेट करती है। ठीक है, ये ग्लैंड्स हैं जो एक्टिवेट होते हैं बाय थ्रू, इसको हमें नहीं पढ़ना, अभी ये नहीं देखना, अभी सिर्फ ये देखना है कि प्रोथोरेसिक ग्लैंड जो है वो मोल्टिंग हार्मोन सीक्रेट करती है। उस मोल्टिंग हार्मोन का क्या नाम होता है, एक्डाइजोन नाम होता है। जब ये एक्डाइजोन नाम का हार्मोन सीक्रेट होता है तभी मोल्टिंग होती है। ठीक है, अगर ये सीक्रेट नहीं होगा किसी इंसेक्ट में तो मोल्टिंग नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो मोल्टिंग वाला पार्ट था वो हमारा कंप्लीट होता है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे इंसेक्ट्स के इंटेग्यूमेंट। ठीक है, इंटेग्यूमेंट क्या होती है, स्किन होती है इंसेक्ट की। ठीक है, इंटेग्यूमेंट क्या होती है, स्किन होती है बेसिकली इंसेक्ट की। एक्सोस्केलेटन जो होता है इंसेक्ट का, उसी को हम क्या बोलते हैं, इंटेग्यूमेंट बोलते हैं। देखिए, इंटेग्यूमेंट और बॉडी वॉल। ठीक है, इंटेग्यूमेंट का दूसरा नाम ही होता है बॉडी की वॉल। इंसेक्ट की बॉडी की वॉल का दूसरा नाम क्या होता है, इंटेग्यूमेंट होता है। ठीक है, बॉडी वॉल में मतलब स्किन की बात कर रहे हैं।
ठीक है। बॉडी वॉल का एक और नाम होता है, क्या होता है? एक्सोस्केलेटन। बॉडी वॉल का एक और नाम होता है, क्या होता है? एक्सोस्केलेटन होता है। यहाँ लिखती हूँ मैं, बॉडी वॉल का दूसरा नाम क्या होता है? एक्सोस्केलेटन। एक्सो का मतलब मैंने आपको बताया है पिछली क्लासेस में, एक्सो का मतलब होता है आउटसाइड और स्केलेटन का मतलब क्या होता है? ढांचा। एक्सो का मतलब होता है आउटसाइड और स्केलेटन का मतलब होता है ढांचा। बाहरी ढांचा जो है इंसेक्ट का, उसी का नाम होता है इंटेग्यूमेंट और उसी का नाम होता है बॉडी वॉल। ठीक है, बॉडी यानी शरीर की जो बाहर की वॉल है उसी को हम इंटेग्यूमेंट भी बोलते हैं और उसी को एक्सोस्केलेटन बोलते हैं, वही स्किन होती है। तो क्या नाम हुआ? इंटेग्यूमेंट भी बोल सकते हैं, है ना, बॉडी वॉल भी बोल सकते हैं और स्किन भी बोल सकते हैं और क्यूटिकल भी बोल सकते हैं। स्किन भी बोल सकते हैं और क्यूटिकल भी बोल सकते हैं। ये सारे किसके नाम हैं? स्किन के ही नाम है। और एक यहाँ पे ये रह गया, एक्सोक्यूटिकल भी बोल सकते हैं। या तो आप एक्सोक्यूटिकल बोल दीजिए, है ना, या एक्सोस्केलेटन बोल दीजिए। एक्सो मतलब बाहर, स्केलेटन मतलब ढांचा, ठीक है। या आप इंटेग्यूमेंट बोल दीजिए, है ना, या आप बॉडी वॉल बोल दीजिए, या आप स्किन और क्यूटिकल दोनों, ये जितने भी नाम हैं ये सब स्किन के ही नाम हैं। नाम अलग अलग है पर मीनिंग इनका वही है, स्किन। ठीक है, अब हम देखते हैं इंसेक्ट बॉडी वॉल इज कॉल्ड एज इंटेग्यूमेंट और एक्सोस्केलेटन। जो मैंने अभी बताया, इंसेक्ट की जो बॉडी वॉल है उसका दूसरा नाम क्या होता है? इंटेग्यूमेंट और एक्सोस्केलेटन। ठीक है, और हम स्किन भी बोल सकते हैं और हम क्यूटिकल भी बोल सकते हैं। इंसेक्ट की जो बाहरी त्वचा होती है ना, जिसकी वो मोल्टिंग करता है, उस त्वचा का नाम जो है साइंटिस्ट ने नाम दे दिया इंटेग्यूमेंट और एक्सोस्केलेटन, जो कि इनकी स्किन होती है या हम बोल सकते हैं क्यूटिकल होती है। इट इज़ द एक्सटर्नल, एक्सटर्नल मतलब बाहरी है, कवरिंग, कवरिंग मतलब कवर, ठीक है। इट इज़ द एक्सटर्नल कवरिंग ऑफ बॉडी विच इज़ एक्टोडर्मल इन ओरिजिन। देखिए ये क्या होती है? एक्सटर्नल कवरिंग होती है बॉडी की, मतलब बाहरी कवरिंग होगी बॉडी की, ठीक है। एक्सटर्नल मतलब बाहरी कवरिंग रहेगी ये बॉडी की, ठीक है। बॉडी विच इज़ एक्टोडर्मल। देखिए दो तरीके के सिंथेसिस होते हैं, एक होता है एक्टोडर्मल और एक होता है एंडोडर्मल। डर्मा का मतलब होता है स्किन। हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट क्या होता है? स्किन का डॉक्टर होता है। तो डर्मा का क्या मतलब होता है? स्किन। और एक्टो का मतलब होता है बाहर, ठीक है। यहाँ पे भी डर्मा का जो मतलब है वो है स्किन, पर एंडो का मतलब है अंदर, ठीक है। जो चीज़ बाहर की स्किन से बनती है, बाहरी स्किन जिसका सिंथेसिस करती है उसको बोलते हैं एक्टोडर्मल। अंदर वाली स्किन जिसका सिंथेसिस करती है, बनाती है, उसको हम बोलते हैं एंडोडर्मल, ठीक है। अब इंसेक्ट का जो हम स्किन पढ़ रहे हैं वो किसका पार्ट है? एक्सोस्केलेटन का पार्ट है। अभी देखा है हमने, ये रहा इंसेक्ट इंटेग्यूमेंट क्या है? एक्सोस्केलेटन का पार्ट है। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर ये खुद ही बाहर का पार्ट है तो इसको सिंथेसिस भी बाहर वाली स्किन ही करेगी। जब ये खुद ही बाहर का है, इसका खुद का नाम एक्सो है, एक्सोस्केलेटन इसका नाम है, मतलब ये बाहरी त्वचा है, तो इसका सिंथेसिस भी तो बाहर वाली स्किन ही करेगी। अंदर वाली स्किन इसका सिंथेसिस कैसे कर सकती है? क्योंकि अंदर वाली स्किन तो खुद ही अंदर है। इसलिए यहाँ पे बोला गया है कि एक्सोस्केलेटन जो है ये एक्सटर्नल होता है और ये एक्टोडर्मल होता है ओरिजिन में, ठीक है। बाहर से ही ये ओरिजिनेट करता है, अंदर से इसका कोई, अंदर जो डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम से इसका कोई कनेक्शन नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें सिर्फ ये याद करना है कि बॉडी वॉल का दूसरा नाम एक्सोस्केलेटन या इंटेग्यूमेंट हुआ। इट इज़ एक्सटर्नल कवरिंग, बाहरी कवरिंग है ये बॉडी वॉल की, जो कि क्या होती है? एक्टोडर्मल होती है ओरिजिन में। क्या होती है? एक्टोडर्मल होती है ओरिजिन में। नेक्स्ट है
अब हम इसका कैरेक्टर देखते हैं। रिजिड, रिजिड वर्ड का मतलब होता है टफ या टाइट। रिजिड वर्ड का ठोस, ठीक है, रिजिड वर्ड का मतलब होता है टफ या टाइट, ठीक है। इंसेक्ट की जो स्किन होती है, जो एक्सोस्केलेटन होता है वो रिजिड होता है, मतलब टफ होता है, टाइट रहता है। फ्लेक्सिबल का मतलब कोई भी चीज़ जो मुड़ सके, है ना, कोई भी चीज़ जो ऐसे मुड़ सके उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लेक्सिबल बोलते हैं। तो इंसेक्ट की जो स्किन होती है वो रिजिड होती है, टफ रहती है, टाइट रहती है। फ्लेक्सिबल मतलब मुड़ सकती है। लाइटर मतलब हल्की होती है ना, वेट में हल्की होती है। स्ट्रॉन्गर यानी कि बहुत मजबूत होती है। रिजिड मतलब टफ या टाइट, फ्लेक्सिबल मतलब जो मुड़ सके, लाइटन मतलब वेट में हल्की होगी, स्ट्रॉन्गर का मतलब मजबूत रहेगी, एंड वेरियसली मॉडिफाइड। मॉडिफाइड का वर्ड मीनिंग मैंने आपको बताया था, मॉडिफिकेशन का मतलब चेंज। अलग अलग इंसेक्ट्स जो हैं अलग अलग तरीके के एनवायरनमेंट में रहते हैं। कोई बहुत ज़्यादा ठंड में रहता है, कोई बहुत ज़्यादा गर्मी में रहता है। अगर कोई बहुत ज़्यादा ठंड में रहता है और उसका एक्सोस्केलेटन, उसकी स्किन बिल्कुल पतली होगी तो वो मर ही जाएगा, है ना। तो उसकी स्किन क्या होती है, मॉडिफाइड होती है, उसकी स्किन अपने आप मोटी होती है उसको ठंड से बचाने के लिए। सिमिलरली अगर कोई इंसेक्ट गर्मी में रह रहा है और उसकी स्किन अगर बहुत ज़्यादा मोटी है तो वो गर्मी से मर जाएगा, इसलिए उसकी स्किन जो है वो मॉडिफाइड हो जाती है। मॉडिफाई मतलब चेंज हो जाती है, गर्मी उसकी बाहर की कंडीशंस के अकॉर्डिंग स्किन अपने आप उसकी पतली हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे इसलिए वेरियसली मॉडिफाइड वर्ड लिखा हुआ है, इन डिफरेंट बॉडी पार्ट्स टू सूट द डिफरेंट मोड्स ऑफ लाइफ। मोड्स मतलब अलग अलग जो लाइफ में, जैसे अलग अलग जहाँ पे भी वो रह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग इनकी स्किन जो होती है वो मॉडिफाई होती है। सर्व्स एज अ प्रोटेक्टिव कवरिंग, ठीक है। जो इंसेक्ट है, प्रोटेक्टिव मतलब उसका बचाव करती है। इंसेक्ट जो है उसकी जो स्किन है, अब वो अगर रिजिड भी है, टफ भी है, हल्की भी है, फ्लेक्सिबल है, स्ट्रॉन्गर यानी कि मजबूत है, तो जो चीज़ मजबूत होगी वो प्रोटेक्शन ही तो करेगी, वो बचाव करती है, कवरिंग ओवर द बॉडी, ऑल्सो नोन एज इंटेग्यूमेंट। वही सेम वर्ड फिर से आ गया, ठीक है। एक्सोस्केलेटन का वही सेम वर्ड इस यहाँ पे फिर से आ गया कि इसका दूसरा नाम क्या होता है, इंटेग्यूमेंट भी होता है, ठीक है। तो ये बेसिक कैरेक्टर्स थे। अब इंसेक्ट इंटेग्यूमेंट जो है उसके अंदर ये तीन होते हैं। पहली होती है द क्यूटिकल, दूसरी होती है द एपिडर्मिस और हाइपोडर्मिस, और तीसरी होती है बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। जो इंसेक्ट की क्यूटिकल है ना, उसके तीन पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले होती है क्यूटिकल, ये हो गई हमारी क्यूटिकल। दूसरी होती है हमारी हाइपोडर्मिस और एपिडर्मिस। एपिडर्मिस का ही दूसरा नाम है हाइपोडर्मिस, ठीक है। दूसरी होती है हमारी एपिडर्मिस और तीसरी हमारी होती है बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये देखिए बेसमेंट मेम्ब्रेन, तीसरी हमारी क्या होती है, बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है। अब ये भी फर्दर डिवाइडेड होती है, वो अभी हम नीचे वाले स्लाइड में देखेंगे। सबसे पहले हो गई हमारी क्यूटिकल, दूसरी हमारी हो गई एपिडर्मिस या हाइपोडर्मिस, और तीसरी हमारी हो गई बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो इंसेक्ट इंटेग्यूमेंट मतलब इंसेक्ट की स्किन, उसका एक्सोस्केलेटन, है ना, उसकी क्यूटिकल कितने पार्ट्स में डिवाइड होती है, तीन पार्ट्स में। पहला पार्ट होता है क्यूटिकल, दूसरा पार्ट होता है एपिडर्मिस जिसका दूसरा नाम है हाइपोडर्मिस, और तीसरा पार्ट होता है बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। अब हम इनकी अब हम डीप स्टडी करेंगे, ठीक है। ये देखिए, ये है डायग्राम, ये किसका है, इंसेक्ट इंटेग्यूमेंट और एक्सोस्केलेटन का डायग्राम है। ये हेडिंग देख लीजिए, ये जो डायग्राम मैं आपको बता रही हूँ ये इंसेक्ट इंटेग्यूमेंट का डायग्राम है। अब मैं आपको डायग्राम समझाती हूँ, ठीक है। अब मैं आपको डायग्राम बताती हूँ। सबसे ऊपर यहाँ ये वाली जो आपको लेयर दिख रही है, इस वाली लेयर का क्या नाम होता है, आउटर एपिक्यूटिकल। देखिए, आउटर वर्ड का मतलब हो गया बाहर, आउटर वर्ड का अपने आप मतलब हो गया बाहर की तरफ। एपी का मतलब क्या होता है, सरफेस। एपी का मतलब क्या होता है, जो चीज़ सरफेस पे रहती है, ठीक है। अब अगर ये खुद बाहर है तो ऑब्वियस सी बात है ये सरफेस पे रहेगी। और क्यूटिकल मैंने आपको बताया था, सबसे पहले होती है क्यूटिकल,
फिर होती है हाइपोडर्मिस और एपिडर्मिस, और फिर होती है बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे ये क्यूटिकल आ गई, ये भी क्यूटिकल आ गई, ठीक है, ये एपिडर्मिस आ गई और हाइपोडर्मिस आ गई और ये बेसमेंट मेम्ब्रेन आ गई, ठीक है। ये जो है क्यूटिकल जो है वो इतनी बड़ी होती है, ये पूरी की पूरी क्यूटिकल है, ठीक है, ये पूरी की पूरी क्यूटिकल है, ये हमारी एपिडर्मिस और हाइपोडर्मिस है, और ये जो सबसे नीचे है वो बेसमेंट मेम्ब्रेन है। इससे जस्ट पिछली वाली स्लाइड में हमने देखा था कि इंसेक्ट क्यूटिकल के 3 पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट होता है द क्यूटिकल, दूसरा पार्ट होता है एपिडर्मिस और हाइपोडर्मिस, और तीसरा पार्ट क्या होता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो अकेली जो क्यूटिकल है वो इतनी बड़ी होती है। देखिए यहाँ पूरी एपिक्यूटिकल, प्रोक्यूटिकल, ये पूरी की पूरी जो है ये क्यूटिकल की बात हो रही है। ये पहला भाग होता है जो हमने पढ़ा था पिछली वाली स्लाइड में। दूसरा पार्ट होता है ये एपिडर्मिस, जिसको हम बोलते हैं हाइपोडर्मिस, और जो तीसरा होता है, जो तीसरा है वो क्या है, बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ठीक है, यही तो हमने पढ़ा था। अब हम इनका सब डिवीजन पढ़ेंगे, मतलब क्यूटिकल को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है ये देखेंगे। पहली होती है आउटर एपिक्यूटिकल, आउटर मतलब हो गया बाहर, और एपी मतलब सरफेस पे। फिर होती है इनर, ये वाली इनर होती है, इनर यानी कि अंदर, ठीक है। लेकिन एपिक्यूटिकल क्यों बोला, क्योंकि है तो सरफेस पे ही, है तो सरफेस पे ही, एक बाहर की तरफ है एक अंदर की तरफ है। इन दोनों का नाम क्या होता है, एपिक्यूटिकल होता है। मतलब ये कि आउटर एपिक्यूटिकल और इनर एपिक्यूटिकल को एक साथ क्या बोल देंगे, एपिक्यूटिकल ही बोल देंगे। दूसरा है एक्सोक्यूटिकल एंड एंडोक्यूटिकल। मैंने आपको बताया था एक्सो का मतलब भी बाहर होता है और एंडो का मतलब अंदर होता है ना। एक्सो का मतलब बाहर होता है, एंडो का मतलब अंदर की तरफ होता है। ये दोनों क्यूटिकल को टुगेदरली क्या नाम दे दिया है, प्रोक्यूटिकल नाम दे दिया है। मतलब 2 क्यूटिकल्स बनी, एक बनी एपिक्यूटिकल, एक बनी प्रोक्यूटिकल। जो फर्स्ट लेयर थी द क्यूटिकल, वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड रही। पहला पार्ट था एपिक्यूटिकल, पहला पार्ट था एपिक्यूटिकल, दूसरा पार्ट था प्रोक्यूटिकल। जो हमारी अकेली द क्यूटिकल थी उसके 2 पार्ट्स थे, एपिक्यूटिकल और प्रोक्यूटिकल। एपिक्यूटिकल को भी फर्दर डिवाइड किया गया है, आउटर एपिक्यूटिकल एंड इनर एपिक्यूटिकल। और जो प्रोक्यूटिकल है उसको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक्सोक्यूटिकल एंड एंडोक्यूटिकल। ये एक्सो है और ये एंडो है, ठीक है। उसके नीचे आती है सिकिमिड्स लेयर। उसके बाद सेकंड जो पार्ट है इंटेग्यूमेंट का, एपिडर्मिस आ जाती है, जिसको हम हाइपोडर्मिस भी बोलते हैं। और जो थर्ड पार्ट आ जाता है वो आ जाता है बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये पूरा जो डायग्राम था हमारा, ये पूरा जो डायग्राम था हमारा, ये क्यूटिकल का डायग्राम है, इंटेग्यूमेंट या इंसेक्ट एक्सोस्केलेटन का डायग्राम है। सबसे पहले आई एपिक्यूटिकल, उसके बाद आई प्रोक्यूटिकल, मतलब क्यूटिकल कंप्लीट हो गई। क्यूटिकल को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एपिक्यूटिकल एंड प्रोक्यूटिकल, ठीक है। उसके बाद हमारी शिकिमिड्स लेयर आती है, एपिडर्मिस एंड बेसमेंट मेम्ब्रेन। हमने पढ़ा था 3 पार्ट्स होते हैं, क्यूटिकल, एपिडर्मिस और हाइपोडर्मिस, एंड थर्ड वन इज बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये 3 पार्ट्स यहाँ पे कंप्लीट कवर हो गए, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं अब द क्यूटिकल। अब हमने पढ़ा था कि 3 होते हैं, क्यूटिकल होती है, दूसरी होती है हाइपोडर्मिस या एपिडर्मिस, और तीसरी क्या होती है, बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है। अब हम क्यूटिकल के बारे में पढ़ रहे हैं, मतलब हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, हम इस पूरी के बारे में पढ़ रहे हैं, ये पूरी। अब हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, इस पूरी के बारे में पढ़ रहे हैं हम, क्यूटिकल वाला पार्ट। जो मैंने आपको बताया था ना कि इंसेक्ट इंटेग्यूमेंट में 3 होते हैं, अभी हम फर्स्ट पार्ट को पढ़ रहे हैं, फर्स्ट पार्ट के कैरेक्टर्स हम देख रहे हैं, ठीक है। तो पहला कैरेक्टर है क्यूटिकल का, इट इज़ कॉम्प्लेक्स नॉन सेल्यूलर लेयर। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, कॉम्प्लेक्स नॉन सेल्यूलर लेयर मतलब कोई सेल नहीं होता इसमें, नॉन सेल्यूलर मतलब सेललेस होती है ये। जो क्यूटिकल होती है उसमें कोई भी सेल नहीं होता, नॉन सेल्यूलर लेयर होती है ये, ठीक है। इट इज़ आउटर मोस्ट मतलब सबसे बाहर की तरफ होती है ये, ठीक, यानी कि मोटी, बाहर की तरफ
सबसे मोटी लेयर होती है इंटेग्यूमेंट की, जिसका नाम होता है क्यूटिकल। ये नॉन सेलुलर होती है, मतलब ये सेल से नहीं बनी होती, ठीक है, ये काइटन से बनी हुई होती है। सीक्रेटेड बाय एपिडर्मिस, जो क्यूटिकल के जस्ट नीचे जो लेयर थी ना, जिसका हमने नाम दिया था एपिडर्मिस और हाइपोडर्मिस, वो ही इसको बनाती है। जो एपिडर्मिस है, जिसका हमने दूसरा नाम दिया था हाइपोडर्मिस, ये इसको सीक्रेट करती है, मतलब इसको बनाती है। सीक्रेट करना मतलब बनाना, ठीक है। तो जो नीचे वाली लेयर है, जो सेकंड लेयर है इंटेग्यूमेंट की, जिसका नाम है एपिडर्मिस और हाइपोडर्मिस, वो ही फर्स्ट लेयर जो है क्यूटिकल की, द क्यूटिकल को बनाती है। थर्ड है व्हेन न्यूली फॉर्म्ड इट इज फ्लेक्सिबल एंड इलास्टिक। जब नई नई बनती है तो इलास्टिक मतलब जिसको हम खींच सकें और वो वापस से अपनी शेप को रिगेन कर ले। इलास्टिक क्या होता है? जिसको हम खींचें और वो वापस से जैसा था, जिस शेप में था, उसमें वापस आ जाए। तो ये क्यूटिकल जब नई होती है तब ये ऐसी होती है। व्हेन अंडरगोज स्क्लेरोटाइजेशन, देखिए अब ये नया वर्ड आ गया, आप इतना समझ गए, तो अब हम नीचे चलते हैं, ठीक है। व्हेन अंडरगोज स्क्लेरोटाइजेशन इट बिकम्स हार्डन एंड डार्कन, ठीक है। स्क्लेरोटाइजेशन दो वर्ड्स हैं, पहला है स्क्लेरोटाइजेशन, दूसरा है मेलेनाइजेशन, ठीक है। पहला वर्ड है स्क्लेरोटाइजेशन और दूसरा वर्ड है मेलेनाइजेशन। स्क्लेरोटाइजेशन का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज़ जो कि डार्क हो और हार्ड होती जाए। हार्ड मतलब टफ बनती जाए और डार्क मतलब जो रंग है ना उसमें चेंज आते जाएं। स्क्लेरोटाइजेशन का मतलब ये होता है, एक हार्मोन होता है स्क्लेरेटिन, एक हार्मोन होता है SCLERITIN। जब ये हार्मोन अक्यूमुलेट होने लग जाता है ना इंसेक्ट की क्यूटिकल में, तो वो हार्ड हो जाती है। हार्ड वर्ड का मतलब क्या होता है? टफ हो जाती है, टाइट हो जाती है, ठीक है। तो जब इंसेक्ट स्क्लेरोटाइजेशन करता है, इसके लिए कौन सा हार्मोन होता है? स्क्लेरेटिन होता है। इसकी वजह से क्या होता है? इंसेक्ट की जो क्यूटिकल है वो हार्ड हो जाती है, कठोर हो जाती है, ठीक है। दूसरा एक और टेक्निकल टर्म है मेलेनाइजेशन। हमारी ह्यूमन बींग्स की जो स्किन होती है, कोई गोरा दिखता है, कोई काला दिखता है, इसके लिए कौन सा पिगमेंट होता है? मेलेनिन होता है, ठीक है। मेलेनिन एक पिगमेंट होता है जो कि लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। किसी में वो पिगमेंट ज़्यादा होता है, किसी में वो पिगमेंट कम होता है। अगर आज हम लाइट्स ऑफ कर दें तो सारे ह्यूमन बींग्स ब्लैक दिखेंगे, ठीक है। लेकिन जब हम लाइट ऑन करते हैं तब कोई तो ज़्यादा गोरा दिखता है, कोई ज़्यादा काला दिखता है, क्योंकि हम ह्यूमन बींग्स की स्किन में क्या होता है? मेलानिन नाम का एक पिगमेंट होता है, जिस पे जब लाइट पड़ती है तो वो उस लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। जिसकी स्किन में ज़्यादा मेलानिन होता है वो ज़्यादा लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, तो वो गोरा दिखता है, और जिसकी स्किन में मेलानिन कम होता है वो कम लाइट को रिफ्लेक्ट कर पाता है, इसलिए वो काला दिखता है। कलर सबके ब्लैक हैं अगर लाइट ना हो तो, ठीक है। तो मेलानाइजेशन क्या होता है इंसेक्ट में? मेलानाइजेशन एक प्रोसेस होती है जिसकी वजह से इंसेक्ट जो है वो डार्क होता जाता है, कलर उसका जो है वो डार्क होता जाता है, काला पड़ता जाता है, ठीक है। स्क्लेरोटाइजेशन, और इसके लिए पिगमेंट कौन सा होता है? मेलानिन होता है। तो ये दो अलग अलग प्रोसेस हैं। पहली प्रोसेस है स्क्लेरोटाइजेशन, ठीक है। हार्मोन पिगमेंट कौन सा रिस्पॉन्सिबल होता है? स्क्लेरेटिन होता है। क्या करता है ये? हार्ड बनाता है क्यूटिकल को। हार्ड बनाने का मतलब क्या होगा? टफ बनाएगा, टाइट बनाएगा, ठीक है, मजबूत बनाएगा। दूसरा होता है मेलेनाइजेशन, ये दूसरी प्रोसेस होती है। इसके लिए कौन सा पिगमेंट होता है? मेलानिन होता है। ये क्या करता है? क्यूटिकल को डार्क बनाता है, मतलब कलर चेंज करता है। स्क्लेरेटिन जो है वो तो हार्ड बनाएगा, टफ बनाएगा, जिस प्रोसेस का नाम है स्क्लेरोटाइजेशन। और मेलानिन जो है वो क्यूटिकल को डार्क बनाएगा, मतलब उसका कलर चेंज करेगा, ठीक है। और इस प्रोसेस का क्या नाम हो गया? मेलेनाइजेशन। तो ये दो प्रोसेस थी जो इंसेक्ट्स में होती हैं। देखिए अब हमने पढ़ा था, ऊपर भी पढ़ा, डायग्राम में भी देखा। पहले तो ये देखिए, इंसेक्ट की जो क्यूटिकल है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला है एपिक्यूटिकल, दूसरा है प्रोक्यूटिकल। एपिक्यूटिकल ऊपर वाली हो गई, प्रोक्यूटिकल इनर वाली हो गई। हमने इस डायग्राम में भी देखा है ना। देखिए ये एपिक्यूटिकल ये ऊपर वाली हो गई,
अपर लेयर हो गई, ये प्रोक्यूटिकल, ये अंदर वाली हो गई। ये देखिए यहाँ पे लिखा है ना एपिक्यूटिकल, ये ऊपर है यानी कि आउटर लेयर है, यहाँ लिखा हुआ है प्रोक्यूटिकल, ये क्या है अंदर है, तो मतलब अंदर वाली लेयर है। इसको भी फर्दर डिवाइड किया, ये मत देखिए आप, ये देखिए ये एपिक्यूटिकल है मतलब ये बाहर की तरफ है, और ये प्रोक्यूटिकल है ये अंदर की तरफ है। वही सेम चीज़ यहाँ पे भी लिखी हुई है, एपिक्यूटिकल मतलब अपर वाली लेयर, प्रोक्यूटिकल मतलब इनर वाली लेयर। ठीक है, अब हम द एपिक्यूटिकल पढ़ रहे हैं, मतलब हम इसी को वापस से पढ़ रहे हैं। ठीक है, हमने ये देख लिया कि एपिक्यूटिकल ऊपर वाली लेयर है, हम इसी को अब दोबारा से पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये क्या है, बहुत थिन होती है, आउटर मोस्ट लेयर होती है। ठीक है, बहुत थिन मतलब बिल्कुल पतली होगी, और बाहरी लेयर होती है, बाहर की तरफ होती है। और इसमें क्या होता है, ये एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट एग्जाम्स में पूछा जाता है कि काइटिन कौन सी लेयर के अंदर एब्सेंट होता है। काइटिन जो होता है वो एपिक्यूटिकल के अंदर एब्सेंट होता है। ठीक है, हमने पढ़ा था इंसेक्ट का काइटिनियस एक्सोस्केलेटन होता है, ये इंसेक्ट का कैरेक्टर हमने देखा था। ठीक है, लेकिन जो इंसेक्ट की एपिक्यूटिकल है, जो बाहरी त्वचा है, उसके अंदर काइटिन एब्सेंट नहीं होता। एंडोक्यूटिकल में होता है पर एपिक्यूटिकल में नहीं होता, और यहीं से क्वेश्चन आता है जो कंफ्यूजिंग होता है। ठीक है, दो ऑप्शंस होते हैं, क्वेश्चन होता है काइटिन कहाँ पे प्रेजेंट नहीं होता, ऑप्शन होता है एपिक्यूटिकल, एंडोक्यूटिकल, प्रोक्यूटिकल। ठीक है, ये तीनों ही कंफ्यूजिंग है। ठीक है, याद रहे, इसलिए आप याद रखें एपिक्यूटिकल के अंदर काइटिन जो है वो एब्सेंट रहता है, काइटिन एपिक्यूटिकल के अंदर नहीं होता। इसकी ये जो एपिक्यूटिकल है ना, इसकी 4 लेयर्स होती हैं, सीमेंट लेयर, वैक्स लेयर, पॉलीफिनॉल लेयर एंड क्यूटिक्यूलिन लेयर। सिर्फ ये नाम लर्न कर लीजिए, नहीं भी करते हैं तो सिर्फ जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए पता होना चाहिए कि ये 4 लेयर्स होती हैं, इसको लर्न नहीं करना। लर्न ये करना है कि एपिक्यूटिकल के अंदर काइटिन एब्सेंट होता है, काइटिन एपिक्यूटिकल जो है उसमें प्रेजेंट नहीं होता, एंडोक्यूटिकल में प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं, ये आपको लेयर्स के बारे में नहीं पढ़ना। दूसरी है हमारी प्रोक्यूटिकल, पहली थी एपिक्यूटिकल हमने देख ली, दूसरी हमारी प्रोक्यूटिकल है। इसके 2 पार्ट्स हैं, पहला है एक्सोक्यूटिकल, दूसरा है एंडोक्यूटिकल। जो हमारी प्रोक्यूटिकल थी, पहली हमारी थी एपिक्यूटिकल, जिसमें हमने पढ़ लिया काइटिन एब्सेंट होता है। दूसरी हम देख रहे हैं प्रोक्यूटिकल। क्यूटिकल के हमने पढ़े थे 2 पार्ट्स होते हैं, पहला होता है एपिक्यूटिकल, दूसरा होता है प्रोक्यूटिकल। एपिक्यूटिकल के अंदर काइटिन नहीं होता, ये हमने देख लिया। प्रोक्यूटिकल को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, पहली है एक्सोक्यूटिकल, दूसरी है एंडोक्यूटिकल। एक्सो का मतलब बाहर की तरफ, एंडो का मतलब अंदर की तरफ। ठीक है, एक्सोक्यूटिकल जो है डार्क पिगमेंटेड होती है, मतलब इसका जो रंग है वो थोड़ा सा डार्क होता है, और एंडोक्यूटिकल का जो रंग होता है वो थोड़ा सा लाइट होता है। ये हार्ड होती है मतलब टफ होती है, कठोर होती है, और ये सॉफ्ट होती है। ठीक है, ये कठोर नहीं होती है। कंसिस्टिंग मेनली काइटिन एंड हार्ड प्रोटीन कॉल्ड, देखिए यहाँ आ गया, हमने पढ़ा था एपिक्यूटिकल में काइटिन नहीं होगा, पर मैंने आपको बताया था प्रोक्यूटिकल में काइटिन जो है वो प्रेजेंट है, कंसिस्टिंग मेनली ऑफ काइटिन। यहाँ पे ये ध्यान देने की बात है कि मैंने आपको बताया था एपिक्यूटिकल के अंदर काइटिन प्रेजेंट नहीं होता, लेकिन जो प्रोक्यूटिकल है उसके अंदर काइटिन प्रेजेंट होता है। और कौन सा प्रोटीन होता है, स्क्लेरोटिन प्रोटीन होता है, कंसिस्टिंग मोर काइटिन। एंडोक्यूटिकल में भी ज़्यादा काइटिन होता है पर इसमें स्क्लेरोटिन नहीं होता। यहाँ पे लर्न करने की बात सिर्फ ये है कि प्रोक्यूटिकल जो होती है थोड़ी सी क्या बोलते हैं डार्क होती है, हार्ड होती है, पिगमेंटेड होती है, और प्रोक्यूटिकल के अंदर काइटिन प्रेजेंट होता है, पर एपिक्यूटिकल के अंदर काइटिन प्रेजेंट नहीं होता। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैंने अभी आपको बताया है, इस पे बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये काइटिन वाला क्वेश्चन है कि काइटिन जो है वो कौन सी लेयर में होता है, और एग्जाम में इतने सिमिलर ऑप्शन होते हैं कि हम हमेशा कंफ्यूज होते हैं किस पे टिक करें। दूसरी लेयर एपिडर्मिस आ गई। ठीक है, सिंगल लेयर होती है सेल्स की लाइंग बिलो द क्यूटिकल, पढ़ ही लिया हमने, पहले क्यूटिकल होती है, फिर एपिडर्मिस होती है, फिर बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है। तो एपिडर्मिस सिंगल सेल की लेयर होती है। ठीक है, ये क्या करती है, सीक्रीट करती है क्यूटिकल को।
ठीक है, तो ये एपिडर्मिस हो गया। तीसरी लास्ट वाली जो मेम्ब्रेन है, लास्ट वाला जो है वो है बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मतलब सबसे नीचे की ओर होगी, ठीक है। एपिडर्मिस रेस्टिंग ऑन बेसमेंट, अब रेस्टिंग मतलब एपिडर्मिस बेसमेंट के ऊपर होती है, बेसमेंट जो है सबसे नीचे होता है और एपिडर्मिस जो है वो इसके ऊपर होती है। बेसमेंट के जस्ट ऊपर क्या होती है, एपिडर्मिस होती है। इसका फंक्शन क्या होता है, ये क्यूटिकल बनाती है। जो लेयर नीचे होगी उसका फंक्शन क्या होगा, वो ऊपर वाली लेयर को बनाएगी। सिंपल ये याद रखना है। तो अगर आप लेयर्स याद कर लेंगे तो अगर आपसे पूछें इसका फंक्शन क्या है तो आप बता देंगे कि ये इसके जस्ट ऊपर वाली लेयर को बनाती है। वाउंड रिपेयरिंग, वाउंड मतलब होता है चोट या घाव, ठीक है। वाउंड एक इंग्लिश वर्ड है, इसका हिंदी में मतलब होता है चोट या घाव। रिपेयर मतलब उसको सही करना। तो जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है वो कोई चोट लग जाती है इंसेक्ट को, कहीं पे उसके घाव हो जाता है, उसको रिपेयर करती है, उसको सही करती है। गिव्स सरफेस लुक मतलब बाहरी लुक, सरफेस लुक देती है, ठीक है। अब ये यहाँ पे 3 थे वो खत्म हो गए। फंक्शंस ऑफ बॉडी वॉल, बॉडी वॉल यानी कि इंसेक्ट एक्सोस्केलेटन, उसका क्या फंक्शन होता है, प्रोटेक्शन ऑफ ऑर्गन्स, बचाव करती है, प्रोटेक्ट करती है। दूसरा शेप, ढांचा देती है, शेप देती है इंसेक्ट को, ठीक है। प्रोवाइड सरफेस फॉर अटैचमेंट ऑफ मसल्स, मसल्स के अटैचमेंट के लिए सरफेस देती है, मतलब जगह देती है जहाँ से मसल्स जो हैं वो अटैच हो पाएँ। कंजर्व मॉइस्चर एंड प्रिवेंट डेसिकेशन, देखिए डेसिकेशन क्या होता है, जब पानी की कमी हो जाती है ना इंसेक्ट में तो उसकी जो स्किन है उस पर पपड़ी आ जाती है, ठीक है। तो ये जो क्यूटिकल होती है, जो बॉडी वॉल होती है, ये वो पपड़ी ना आए इंसेक्ट में, पानी की कमी की वजह से पपड़ी ना आए, उसके लिए ये बॉडी वॉल प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। उसके लिए ये बॉडी वॉल प्रोटेक्ट करती है। तो प्रिवेंट डेसिकेशन यहाँ पे इसलिए लिखा हुआ है। प्रिवेंट एंट्री ऑफ पैथोजन एंड इंसेक्टिसाइड, कोई भी इंसेक्टिसाइड आपने डाला, ठीक है, वो आपने डाला या फिर कोई पैथोजन आया तो उससे कौन प्रोटेक्ट करती है, क्यूटिकल प्रोटेक्ट करती है। इट फॉर्म सेंस ऑर्गन, क्यूटिकल भी सेंस ऑर्गन होती है, किसी ने इंसेक्ट को टच किया उसकी क्यूटिकल पे वो तुरंत भाग जाता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि क्यूटिकल उसका सेंस ऑर्गन होती है, वो सेंस कर लेती है, ठीक है। कंटेन पिगमेंट्स टू मेक इंसेक्ट अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव मतलब दिखने में सुंदर होना, जो आई कैचिंग हो, तुरंत हमारी आंखें उसको कैच कर लें, ठीक है। तो ये थे फंक्शंस ऑफ बॉडी वॉल। बॉडी वॉल का मतलब एक्सोस्केलेटन और इंटेग्यूमेंट, ठीक है। प्रोटेक्ट करती है ऑर्गन्स को, शेप देती है इंसेक्ट को, सरफेस देती है फॉर अटैचमेंट ऑफ मसल्स, ठीक है, मसल्स अटैच हो। कंजर्व मॉइस्चर एंड प्रिवेंट डेसिकेशन, मॉइस्चर मतलब नमी को बचा, नमी जो है इंसेक्ट में बनी रहे, उसकी स्किन में पानी जो है इंसेक्ट की स्किन में से ना जाए। और डेसिकेट मतलब टूट जाना, पानी की कमी जिनमें प्लांट्स में हो जाती है या इंसेक्ट में हो जाती है, उनकी स्किन पे पपड़ी आ जाती है, तो वो पपड़ी ना आए उसके लिए बॉडी वॉल प्रोटेक्ट करती है। एंट्री ऑफ पैथोजन, कोई भी पैथोजन या कोई है वो एंट्री ना करे, उसके लिए प्रोटेक्शन देती है। ये सेंस ऑर्गन का काम भी करती है और अट्रैक्टिव बनाती है इंसेक्ट को। तो यहाँ पे हमारा आज वाला लेक्चर जो है वो फिनिश होता है, ठीक है। इंसेक्ट की हमने बॉडी वॉल देख ली, उसके फंक्शंस भी देख लिए, उसकी हमने देख लिया कि सबसे ऊपर कौन सी लेयर होती है, उसके नीचे कौन सी लेयर होती है, उसके नीचे कौन सी लेयर होती है। नेक्स्ट वाली क्लास में हम क्यूटिकल का कंपोजिशन देखेंगे कि कौन कौन से केमिकल्स से मिलकर हमारी क्यूटिकल बनी हुई होती है। आप इसको रिवाइज करें पूरी स्लाइड को। थैंक यू।